Hello dear students, I am Raj Daima and I welcome you in Daima English classes। इस वीडियो में हम क्लास 6th और 7th की जो इंग्लिश की वर्कबुक है उसकी 1st to 7th वर्कशीट्स हम इसमें पढ़ेंगे और लास्ट में एक FA यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 1 जो है इस वीडियो में हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं फर्स्ट वर्कशीट की तरफ। फर्स्ट वर्कशीट को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूँ कि ये जितने भी वीडियोज हैं ये दाइमा इंग्लिश क्लासेस पे जाएंगे और उसके बाद प्ले लिस्ट में एक फ़ोल्डर आपको मिलेगा क्लास 6th और 7th का, उसमें आपको ये वर्कशीट जो है वो वहाँ पर मिल जाएगी और लेसन्स भी 6th और 7th की जो बुक है इंग्लिश की वो यहाँ पर मिल जाएंगे। लास्ट में एक फॉर्मेटिव असेसमेंट भी इस वर्कशीट में है। तो चलिए हम बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 1 की तरफ। ये है आपकी स्क्रीन पर वर्कशीट नंबर 1। कॉम्पिटेंसीज में है लिसन्स टू इंस्ट्रक्शंस एंड रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली। तो जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाते हैं उनको ध्यानपूर्वक सुनना है और उचित तरीके से उनका उत्तर भी देना है। लिसन टू योर टीचर, अपने अध्यापक को सुनो। एंड सर्किल द वर्ड्स दैट रिलेट टू द थीम ऑफ फेस्टिवल, और जो थीम है फेस्टिवल की, उस फेस्टिवल की थीम से संबंधित जो जितने भी वर्ड्स हैं उनको आपको सर्किल करना है, उसके ऊपर गोला बनाना है। तो देखते हैं वो वर्कशीट नंबर 1 में कौन से वर्ड्स हैं जो फेस्टिवल से रिलेटेड हैं, उनको आपको गोला करना है। सबसे पहले टीचर्स यानी कि जो भी टीचर होगा वो इनको पढ़ेगा, बोलेगा और आपको भी सुनना है और सुन करके अपनी वर्कशीट में आपको गोला लगाना है। तो सबसे पहला वर्ड जो है वो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है दशहरा। ये जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है ये है दशहरा, इसको आपको बोलना है मेरे साथ साथ दशहरा। तो क्योंकि हमें ये बताया हुआ है कि फेस्टिवल से संबंधित जो शब्द हैं ये फेस्टिवल है, फेस्टिवल से संबंधित जितने भी वर्ड्स हैं उनको आपको गोला लगाना है। तो दशहरा ये क्या होता है? फेस्टिवल होता है ना, त्यौहार। फेस्टिवल को क्या बोलते हैं? ये जो फेस्टिवल है फेस्टिवल को हम बोलते हैं त्यौहार। तो आपको त्यौहार जो है उसके ऊपर गोला बनाना है। तो सबसे पहले हम दशहरा वर्ड जो है इसको गोला कर देंगे क्योंकि ये फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है। तो त्यौहार से संबंधित जितने भी शब्द हैं आपको सुन करके उनके ऊपर गोला लगाना है। इंजॉय, तो इंजॉय जो है वो भी हम करते हैं जब भी फेस्टिवल होता है, त्यौहार होता है तो हम एंजॉय करते हैं उसको। आनंद, हर्षोल्लास के साथ में जब त्यौहार को मनाते हैं तो आनंद भी अपने को आता है, नए नए कपड़े हमें पहनने को मिलते हैं। तो इंजॉय, ये जो वर्ड है इंजॉय, ये फेस्टिवल से रिलेटेड है, बिल्कुल है। स्कूल, स्कूल फेस्टिवल से रिलेटेड नहीं है। स्कूल में फेस्टिवल होता है हालांकि 26 जनवरी 15 अगस्त, लेकिन वो 26 जनवरी 15 अगस्त जो है इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, वो त्यौहार से संबंधित होते हैं। स्कूल इसमें त्यौहार से संबंधित नहीं होता। गार्डन, बगीचा, ये भी नहीं होता। फुटबॉल, क्या ये फुटबॉल जो है वो त्यौहार से संबंधित होता है? नहीं होता, बिल्कुल। हैप्पीनेस, खुशियाँ, यानी कि हम खुश होते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, तो हैप्पीनेस तो त्यौहार से रिलेटेड शब्द है। इविल, इविल जो है इसका मतलब होता है बुरा। तो त्यौहार जो होता है उसमें बुरा शब्द जो है वो मैच नहीं करता है, तो इविल जो है वो त्यौहार से रिलेटेड नहीं है। राखी त्यौहार से रिलेटेड है, त्यौहार से राखी जो है वो त्यौहार ही होता है। कुछ दिनों के बाद अभी आने वाली है राखी, श्रावण मास में आती है, तो राखी त्यौहार होता है। इसके बाद में है पीपल। पीपल बिल्कुल त्यौहार से संबंधित होता है क्योंकि अगर लोग ही नहीं होंगे तो फिर त्यौहार मनाएगा कौन? तो लोग इसमें त्यौहार से संबंधित होते हैं। सेलिब्रेट, इसमें त्यौहार से संबंध रखता है ये वर्ड। सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना। सेलिब्रेट राखी, सेलिब्रेट होली, सेलिब्रेट दीपावली, यानी हम दीपावली मनाते हैं। इसी तरह से होली, होली त्यौहार होता है, बिल्कुल। होली रंगों का त्यौहार होता है। होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। नेक्स्ट इसमें है क्राइम।
तो त्यौहार में कौन चिल्लाता रोता है? कोई नहीं। फायर क्रैकर्स ये दीपावली त्यौहार से संबंधित है, और किसी भी त्यौहार पे हम फायर क्रैकर्स जो है वो मतलब पटाखे जो है वो चला सकते हैं, जला सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से दीपावली को ये पटाखे जो है वो फोड़े जाते हैं। स्वीट्स, बिना स्वीट्स के त्यौहार जो है उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती, तो स्वीट्स इसमें त्यौहार है। सैड, दुखी, त्यौहार पे कौन दुखी होता है? त्यौहार पे कोई दुखी नहीं होता। विलेज, गांव में त्यौहार होता है, मेला भी लगता है, तो गांव जो है वो त्यौहार से संबंधित है, और गांव में ज़्यादातर त्यौहार जो है वो मनाए जाते हैं। लेजीनेस का मतलब होता है आलस्य, आलस्य त्यौहार नहीं होता, आलस्य कौन रखता है। इसी तरह से फेयर का मतलब होता है मेला, और मेला जो है वो लगता है त्यौहार में। तो ये इस तरह से त्यौहार से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स है वो हमने यहाँ पर सर्किल कर दिया, मतलब राउंड गोला बना दिया। सेकंड क्वेश्चन जो है वो इसमें हम देखते हैं ये वाला, लिसन टू योर टीचर। लिसन टू का मतलब होता है सुनो। योर टीचर, आपके अध्यापक को आपको सुनना है, अध्यापक को सुनो। और टिक, ये जो टिक मार्क है इस तरह का, ये टिक मार्क आपको लगाना है। कहाँ लगाना है? द सेंटेंसेज, उन वाक्यों के ऊपर दैट रिलेट टू द थीम ऑफ फेस्टिवल। थीम ऑफ फेस्टिवल, त्यौहार की विषय वस्तु से संबंधित जो वाक्य हों उनके ऊपर आपको टिक मार्क लगाना है इस तरह से। तो सबसे पहला सेंटेंस जो है वो हम पढ़ते हैं, त्यौहार से संबंध इसका है या नहीं है वो आपको पता लगाना है। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ता हूँ, उसके बाद हिंदी में आपको बताऊंगा कौन सा वर्ड जो है वो कौन सा सेंटेंस जो है वो त्यौहार से संबंध रखता है। आप वर्ड्स पे गौर करिएगा। सीमा ट्रेवल्ड, सीमा ने यात्रा की, बाई हर साइकिल, अपनी साइकिल से, टू गेट टू द फेयर ग्राउंड, मेला जहाँ भरता है मैदान, मेले के मैदान पर पहुंचने के लिए साइकिल से सीमा ने यात्रा की। तो मेला जो होता है वो त्यौहार को ही लगता है, अपने आप में त्यौहार ही होता है एक। तो मेले के मैदान में वो साइकिल से गई, तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस आपके त्यौहार से संबंध रखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई लव ईटिंग स्वीट्स दैट माई मदर मेक्स ऑन दिवाली। तो मुझे स्वीट्स खाना पसंद है जो माई मदर मेक्स ऑन दिवाली, जो मेरी माता जी दिवाली पर बनाती हैं। लव का मतलब यहाँ होता है पसंद करना, तो आई लव ईटिंग स्वीट्स। तो इसमें यहाँ पर अगर हम देखें तो आई लव ईटिंग स्वीट्स, यहाँ पर ईटिंग का मतलब खाना है और स्वीट्स का मतलब मिठाई है, लेकिन ईटिंग स्वीट्स की जगह अगर हम यू लगा देते हैं तो आई लव यू ये हो जाता है, और ये इसको बहुत ही गलत मानते हैं बेवकूफ़ लोग जो हैं वो बिल्कुल इसको गलत मानते हैं। आई लव यू का मतलब यहाँ पर पसंद करने से भी होता है, आई लाइक यू इसका एक मतलब यह भी होता है। तो मुझे पसंद है मिठाइयाँ खाना। कौन सी मिठाइयाँ खाना? जो माई मदर मेक्स ऑन दिवाली, जो मेरी माता जी दिवाली पर बनाती हैं। तो ये त्यौहार से रिलेटेड है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर भी टिक मार्क जो है वो सही का लगा देंगे। शी, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है शी यानी कि वह, कैन बी हो सकती है, बी मतलब होना, कैन मतलब सकना, तो ना हट जाएगा, तो अब हम होना सकना तो अर्थ इसका लगा नहीं सकते। तो शी कैन बी, वह हो सकती है, क्या हो सकती है? बहुत एंग्री, वेरी एंग्री, वेरी का मतलब बहुत, एंग्री का मतलब नाराज या गुस्सा, तो वह बहुत ही गुस्सा या नाराज हो सकती है कभी कभार। अभी इसका कोई त्यौहार से कोई लेना देना है नहीं, गुस्सा तो कोई भी कभी भी हो सकता है, तो इसका त्यौहार से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए हम इस पर क्रॉस मार्क लगा देंगे, यानी कि ये त्यौहार से संबंधित नहीं है इस तरह से। नेक्स्ट हम देखते हैं, कैन यू कम हियर प्लीज, क्या तुम यहाँ आ सकते हो? कैन यू ये प्रश्नवाचक है, तो जो ही हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाती है ये प्रश्नवाचक बन जाता है, और शुरू में इसका मतलब क्या हो जाता है? क्या तुम कम आ सकते हो? या कैन अपना अर्थ यहाँ देगा, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब की सहायता करेगी, अपना अर्थ जो है वो वर्ब के साथ लगा देगी। तो यहाँ आ सकते हो, तुम आ सकते हो, हियर यहाँ, प्लीज कृपया, तो इसमें कोई त्यौहार वाली बात है नहीं, तो ये भी एक तरह से बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट हम देखते हैं ई, माई ब्रदर, मेरे भैया, इसको ब्रोदर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ब्रदर। माई ब्रदर मैड, मेरे भाई ने बनाया, क्या बनाया? अ वेरी, एक बहुत ही डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब क्या होता है?
डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। ये स्वादिष्ट हम देखो इस तरह से लिख सकते हैं, डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। ये तो स्वादिष्ट क्या बना है, डिश। डिश का मतलब क्या होता है, पकवान, व्यंजन। ऑन ईद, ईद जो होता है ये क्या होता है, ईद ये त्यौहार होता है, तो ये त्यौहार से संबंध रखता है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ईद को भी सही का निशान ईद के ऊपर लगा देंगे। गणेश कैन रीड, गणेश पढ़ सकता है इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। क्या पढ़ सकता है गणेश, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स। फिर से देखो यहाँ पर कैन आया हुआ है, कैन का मतलब सकना होता है, तो गणेश सकता है पढ़ इंग्लिश। तो इसका पूरा क्या हो गया, उल्टा यहाँ तो पहला ले लेंगे फिर उल्टा चलेंगे, है ना, कि गणेश यहाँ से चलेंगे, अब समाचार पत्र न्यूज़पेपर अंग्रेजी का पढ़ सकता है। ये एडजेक्टिव हो जाता है तो इसको पहले पढ़ देंगे, अंग्रेजी का अखबार पढ़ सकता है। ठीक है, तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ सकता है, इसमें कोई त्यौहार वाली बात है नहीं, कोई भी नॉर्मल डे में हम पढ़ सकते हैं। त्यौहार क्या होता है, त्यौहार होता है एक विशेष दिन। तो न्यूज़पेपर तो इंग्लिश का कभी भी हम पढ़ सकते हैं, तो ये भी त्यौहार से रिलेटेड वाक्य नहीं है, इसको हम क्रॉस कर देंगे। नेक्स्ट हम जी देखते हैं, वी सेलिब्रेटेड, हमने मनाया। क्या मनाया, होली। होली जो है स्त्रीलिंग होता है, इसलिए हम होली मनाई। हमने होली मनाई विथ आवर टीचर्स। किसके साथ, विथ का मतलब क्या होता है, विथ का अर्थ किस अर्थ में होता है, के साथ के अर्थ में। और किन के साथ मनाई, अवर टीचर्स के साथ। उल्टा चलेंगे, है ना, अपने। अवर का मतलब अपने होगा, हम के साथ अवर क्या होता है, हमारा होता है वैसे तो, लेकिन हम यहाँ अपने लेंगे। तो हमने अपने अध्यापकों के साथ होली मनाई। उल्टा चलते हैं, हमने अपने अध्यापकों के साथ होली मनाई। यूँ तो देखते हैं, होली जो है वो त्यौहार होता है, बिल्कुल होता है। तो ये जो है ये त्यौहार से रिलेटेड वाक्य है, इसलिए हम इसमें ये टिक मार्क लगा देंगे। तो लिसनिंग इसमें हुई है। सबसे पहले हमने देखो ये वर्ड्स जितने भी यहाँ पर हमने देखे थे, ये सारे वर्ड्स जो है वो लिसनिंग में ही हुआ था, हमने सुने थे। पहले टीचर्स जो है वो बोला था, टीचर बोले थे, और उसके बाद में हमने इनको सुन करके ये बताया था कि ये त्यौहार से रिलेटेड वर्ड है, ये त्यौहार से रिलेटेड वर्ड नहीं है। तो इस तरह से टीचर के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, टीचर्स यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि आस्क द स्टूडेंट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, अपना अनुभव जो है वो स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करिए। अबाउट एनी फेस्टिवल, किसी भी त्यौहार के बारे में। द टीचर विल फोकस ऑन सम इंग्लिश वर्ड्स, टीचर जो है वो कुछ अंग्रेजी के शब्दों पर प्रकाश डालेगा, इन सेंटेंसेज और वाक्यों पर, ड्यूरिंग द डिस्कशन, इस डिस्कशन के दौरान। रीड अलाउड द वर्ड्स, जोर जोर से उन शब्दों को पढ़ना है, चिल्लाना नहीं है, बस जोर से पढ़ना है ताकि सुनाई दे सके। एंड सेंटेंसेस ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या होता है, ट्वाइस का मतलब होता है टू टाइम्स, यानी कि दो बार। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, दो बार, दो बार पढ़ना है वाक्यों को। सो स्टूडेंट्स कैन लिसन एंड सोल्व द एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइजेज को सोल्व कर सके स्टूडेंट जो है वो सुन सकते हैं और एक्सरसाइज को सोल्व कर सके। तो इसके लिए आप टीचर जो है वो दो बार बोलेगा प्रत्येक वाक्य को। तो हमने देखा दिवाली जो होता है उस दिन हमें पटाखे फोड़ते हैं, दिवाली के दिन हम घरों को सजाते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, है ना, वर्शिप करते हैं गॉडेस लक्ष्मी। होली जो है वो कलर का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, हिंदुओं का त्यौहार है। ईद जो है यहाँ पर आया था, इसमें जो त्यौहार आए थे इसमें एक तो दिवाली आया था और एक इसमें होली आया था और एक इसमें ईद आया था। दिवाली और होली हिंदुओं का त्यौहार होता है, ईद जो है वो मुसलमानों का होता है। हालांकि हिंदू मुसलमान दोनों ही मिलजुल करके ये जो त्यौहार है वो मनाते हैं। इस तरह से ये वर्कशीट नंबर फर्स्ट जो है वो हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट ये रही आपकी स्क्रीन पर। तो ये वर्कशीट जो है इसमें ये अलग से नहीं है, एक्टिविटी यहाँ पर ये बीच में दी हुई है, एक्टिविटी फर्स्ट है। इसमें एक्टिविटी का नाम जो है वो है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग, ये इसमें होता है, यानी सुनना है और सुनने के बाद में बोलना है। तो इसमें क्या है कि इंग्लिश सॉन्ग्स जो हैं, पोइम्स जो हैं, गेम्स हैं, रिडल्स हैं, स्टोरीज़ हैं, टंग ट्विस्टर्स हैं, वो जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसमें बोलेंगे और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में या जितने भी आपसे जुड़े हुए लोग हैं उन मित्रों के साथ में आपको ये जो है वो शेयर करना है। तो प्रिपरेशन इसमें रिक्वायर्ड क्या है, इसमें मटेरियल जो है वो उसकी एक्टिविटी का नाम तो हो गया लिसनिंग एंड स्पीकिंग। मटेरियल इसमें यानी कि सामग्री क्या क्या चाहिए। मटेरियल का मतलब क्या होता है, मटेरियल का मतलब होता है सामग्री, सामान क्या क्या चाहिए,
जो रिक्वायर्ड का मतलब आवश्यक सामग्री इसमें क्या है, पोइम्स है सेलेक्टेड फ्रॉम टेक्स्ट जो हैं उनमें से आपको पोइम्स जो है वो सेलेक्ट करनी है। अब ज़रूरी नहीं है यही पोइम हो, कोई और भी पोइम हो सकती है। जनरली जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई, जॉनी जॉनी यस पापा। इस तरह से बहुत सारी सॉन्ग्स जो हैं वो कविताएं जो हैं वो यहाँ पर हैं। खेल बहुत सारे हो सकते हैं, अंताक्षरी खेल सकते हैं, पहेलियाँ बुझा सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटी जो है वो टीचर्स को इसमें करनी है। और ये जो प्रिपरेशन, इसमें जो पूर्व तैयारी है वो ये है कि द टीचर विल रीड द गिवन पोइम। ये जो गिवन पोइम है, दी हुई जो कविता है, गिवन मतलब दी हुई, पोइम जो है उसको रीड करेगा एंड प्रैक्टिस इट्स रेसिटेशन। और इसकी जो रेसिटेशन है, उच्चारण है इसका, पढ़ा जाने गाया जाने का वो अभ्यास जो है वो करेगा। द टीचर विल राइट, टीचर लिखेगा द पोइम ऑन द बोर्ड और फॉर प्रैक्टिस। बोर्ड के ऊपर, ये बोर्ड है, बोर्ड के ऊपर टीचर जो है वो इस कविता को लिखेगा प्रैक्टिस के लिए। तो चलिए हम इस कविता को पढ़ लेते हैं। फिर इसमें लिखा हुआ है, आप कोई सी भी लय, कोई सी भी राग जो है वो इस पोइम को दे सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। परदेसी फिल्म का जो राजा हिंदुस्तानी फिल्म का गाना है उस वो रिदम यहाँ पर ला सकते हैं, आप कोई सी भी ला सकते हैं नई फिल्म का। फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, वेयर आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग टू, फ्लाइंग सो हाई ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी, फ्लाइंग मैन प्लीज टेक मी। इस तरह से कोई भी रिदम जो है वो ले सकते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वो वाली ले सकते हैं। फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई, वेयर आर यू गोइंग टू, फ्लाइंग सो हाई ओवर द माउंटेन्स एंड ओवर द सी, फ्लाइंग मैन प्लीज टेक मी। तो इसका मतलब हुआ उड़ने वाले आदमी, अप इन द स्काई आसमान में, आकाश में, वेयर आर यू गोइंग टू तुम कहाँ जा रहे हो, फ्लाइंग सो हाई इतना ऊंचा उड़ के, ओवर द माउंटेन्स पहाड़ियों के ऊपर से होकर के, एंड ओवर द सी और समुद्र के ऊपर से होकर के, हे उड़ने वाले व्यक्ति प्लीज टेक मी, मुझे भी ले चलो। तो ये टीचर जो है वो इसको शुरुआत करेगा। यहाँ पर लिखा द टीचर विल इनिशिएट, टीचर इनिशिएट करेगा रेसिटेशन को इन क्लास, कक्षा में, विथ प्रॉपर इंटोनेशन एंड जेस्चर्स द स्टूडेंट्स विल फॉलो। प्रॉपर इंटोनेशन के साथ में, और जेस्चर्स मतलब भाव भंगिमाएँ, शरीर की जो हरकतें होती हैं, भाव भंगिमाएँ होती हैं, हाथों की, आँखों की, विभिन्न प्रकार की मुद्राएं जो हैं वो प्रॉपर इंटोनेशन के साथ में, लय के साथ में, रिदम के साथ में, और जो टोन होती है राइजिंग फॉलिंग उसके साथ में, स्टूडेंट्स विल फॉलो, स्टूडेंट जो है वो फॉलो करेंगे। रेसिटेशन विल बी डन 2-3 टाइम्स, 2 या 3 बार जो है वो इस कविता को पढ़ेंगे। जैसे मैंने 2 बार पढ़ा था इसको अलग अलग राग के साथ में। द टीचर विल राइट द पोइम ऑन द बोर्ड, टीचर पोइम को बोर्ड पे लिखेगी। ये सब टीचर्स के लिए है यहाँ पर, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ। द टीचर विल देन डिवाइड स्टूडेंट्स इन 4 ग्रुप्स एंड आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। टीचर जो है वो 4 ग्रुप्स में बांटेगा स्टूडेंट्स को। अगर स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो ज़्यादा ग्रुप्स भी बन सकते हैं, कम है तो कम ग्रुप बन सकते हैं। किसी क्लास में अगर 5 ही बच्चे हों तो 2 ग्रुप 3-2 के बना सकते हैं। व्हाट इज़ द पोइम अबाउट, पोइम जो है वो किसके बारे में है, पोइम जो है वो किसके बारे में है। तो व्हाट इज़ दिस पोइम अबाउट, तो हम क्या करेंगे, ये इसका आंसर देंगे, दिस पोइम इज़ अबाउट अ फ्लाइंग मैन। देखो ये फ्लाइंग मैन के बारे में है, ठीक है। तो ये तो हो गया मेन आइडिया। कैन यू आइडेंटिफाई सम राइमिंग वर्ड्स, येस ऑफ कोर्स वी कैन आइडेंटिफाई राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स ये है, देखो एक तो स्काई है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखो ये राइमिंग वर्ड्स है स्काई, और इसकी राइम किसके साथ में मिलती है, हाई के साथ में। देखो स्काई और हाई, अब राइमिंग कैसे मिलती है, देखो इसमें जब हम इसको बोलते हैं स्काई तो इसमें लास्ट में क्या आता है, आई। इसको बोलते हैं हाई तो इसमें भी लास्ट में क्या आता है, आई। तो आई ये दोनों राइम बनाती हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो ये रहा, देखो सी और मी, यानी लास्ट वर्ड जो होता है वो राइम को मिलाता है, तुक को मिलाता है। चाहे कोई भी गज़ल हो, कविता हो, कोई भी हो, लास्ट जो वर्ड होता है, इसका भी हो सकता था मेन और टू। यहाँ पर कुछ कविताएं ऐसी होती है जिनमें ये लाइन्स भी मिलती है, लेकिन ज़्यादातर दूसरी लाइन जो होती है, दूसरी चौथी लाइन जो होती है वो मैच करती है। तो इसमें ये दूसरी लाइन है और ये चौथी लाइन ये मैच कर रही है, इसमें ये दूसरी लाइन है और ये चौथी लाइन है ये मैच कर रही है। अगर हम चाहें तो इसको छठी और आठवीं नाम भी दे सकते हैं, ठीक है, दूसरी, चौथी, छठी और आठवीं। लेकिन अगर हम इसको छठी और आठवीं नाम देंगे तो फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये दूसरी चौथी से भी मिल रही है, इसलिए हम ये नाम ना दे करके इसको अलग ही दे देंगे। जैसे 2-4 ये है तो 2-4 ये है, ठीक है।
तो ये लाइन नंबर हमने दी है यहाँ पर, बाकी राइम तो अगर हम देखें तो ये 2 2 और 4 4 ऐसे होता है। और वैसे नंबर ना दे पाएँ तो आप ए बी इस तरह से दे सकते हैं, इसको हम मानेंगे ए बी, और ये वापस मैच नहीं कर रही है, ए से मैच नहीं कर रही है तो हम यहाँ ए नहीं लिखेंगे, इससे मैच नहीं कर रही कोई भी तो यहाँ पर भी नहीं लिखते, तो इसको दूसरा ही नाम दे देंगे सी और डी, इस तरह से। तो राइम जो है वो ए बी और फिर सी डी, ए बी सी डी इसकी राइम है। तो इसमें क्या है सी और इसमें क्या है मी, तो ये राइमिंग वर्ड जो है वो क्या हो गया, इसका तो हो गया सी और क्या हो गया मी। इसमें भी देखो लास्ट में बड़ी ई की मात्रा आ रही है और इसमें भी बड़ी ई की मात्रा आ रही है। इस तरह से ये राइम जो है वो मिलती है। तो ये हमने मिलाई यहाँ पर राइम। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यहाँ आगे। एग्जाम्पलर क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट राइमिंग वर्ड फॉर द अंडरलाइंड वर्ड। देखो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें करेक्ट राइमिंग वर्ड जो, जैसे मैंने बताया ना राइमिंग वर्ड, जैसे स्काई है तो स्काई का राइमिंग वर्ड क्या हो गया हाई, सी है तो सी का राइमिंग वर्ड क्या हो गया मी। तो वैसे ही रीता हैज अ केट, जैसे केट वर्ड यहाँ पर दिया हुआ अंडरलाइन किया हुआ, तो केट से मिलती राइम वाला लास्ट में इसमें क्या आ रहा है एट, केट में क्या आ रहा है तो छोड़ो एट, लास्ट में क्या आ रहा है एट, तो हमें यहाँ पर वो लिखना है जिसमें एट आए, ठीक है। तो इसमें देखो टेप में तो एप आ रहा है, इसमें मेट, इसमें आ रहा है देखो एट, एट आ रहा है ना एट, तो इसमें राइमिंग वर्ड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा मेट। चलिए देखते हैं इसमें क्या आता है, किस पे टिक मार्क जो है वो हम लगाते हैं वो हम इसमें देख लेते हैं। बिल्कुल इसमें ये देखो टेप अगर होता तो इस पे लगता, मेट है इसलिए ये इस पर लग रहा है, इसका मतलब ये मेट इसमें सही है। तो टेक्स्ट बुक अलाइनमेंट है, इसमें पोइम जो है वो ग्रेड 6 में पेज नंबर दिए हुए हैं 15, 28, 39, ये जो है 15, 28, 39, 54, 67, 82 एंड पोइम्स इन ग्रेड 7। और 7वीं कक्षा में जो पोइम्स दी हुई हैं वो पेज नंबर इसमें दिए हुए हैं, पेज नंबर 17, 34, 48, 69, 83, 97, 105, 123, 125, 137 can be discussed in similar manner and guiding questions to help students comprehend the content। तो इनके ऊपर भी जो है वो गाइडलाइन जो है वो बच्चों से क्वेश्चन पूछ करके टीचर जो है वो दे सकता है, और डिस्कशन उन कविताओं पे भी, उन पोइम्स पे भी कर सकता है टीचर स्टूडेंट्स के साथ में। तो ये तो हुई एक्टिविटी। नेक्स्ट हम वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। वर्कशीट नंबर 2 ये रही आपकी स्क्रीन पर। कॉम्पिटेंसी इसमें दी हुई है, रिसाइट्स राइम्स एंड राइट्स इन रिस्पॉन्स। ये जो राइम दी हुई है यहाँ पर, इस राइम को पढ़ना है और रिस्पॉन्स जो है वो देना है। सबसे पहले इसमें जो है इसमें दिया हुआ है थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू मतलब धन्यवाद, आपको धन्यवाद है भगवान। गॉड दिया हुआ है ना यहाँ पर, देखो ये रहा गॉड। एक चीज़ मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा, कोई कंफ्यूज वाली इसमें बात है नहीं, वैसे फिर भी मैं बता देता हूँ कि गॉड जो है वो देखो, एक तो ये इस तरह से लिखा हुआ है, एक गॉड जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। तो ये जो लोकल डाइटीज जो होते हैं, डाइटीज हम बोलते हैं, डाइटीज किसको बोलते हैं, डाइटीज बोलते हैं देवी देवताओं को, यानी कि देवी देवता जो होते हैं, देवी देवता, उनके लिए तो हम ये छोटा वाला जो जी है वो लगाते हैं। और जो परम शक्तिमान है, ऑलमाइटी, जो सबका फादर है ना, सर्वशक्तिमान है, सुपर पावर जिसको हम बोलते हैं, ओमनीपोटेंट जिसको हम बोलते हैं, ऑलमाइटी जिसको हम बोलते हैं, सर्वशक्तिमान, वो जो भगवान है उसके लिए हम ये जी काम में लेते हैं। भगवान हमेशा ध्यान रखिए एक ही होता है, बाकी जितने भी हैं वो सब देवी देवता हैं जो कि भगवान के ही आदेश की पालना करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी 33 कोटि के देवी देवता हैं सूक्ष्म जगत में, जो अदृश्य हैं, वो सब के सब भगवान एक जो है उसका कहना मानते हैं। ठीक है, तो भगवान एक है, बाकी सारे देवी देवता होते हैं। भगवान के लिए ये जी बड़ा आता है, देवी देवताओं के लिए जी छोटा आता है। तो थैंक यू गॉड, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद परमात्मा, खुदा, अल्लाह, जो भी आप नाम दें। फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट, अब वो धन्यवाद किस लिए भगवान आपको, फॉर का होता है के लिए, फॉर जो है इसका क्या होता है के लिए, के लिए, के लिए, ये चल हाँ के लिए, किसके लिए, द वर्ल्ड, इसे संसार के लिए, सो स्वीट जो कि बहुत प्यारा है, सो स्वीट जो इतना प्यारा है, इसके लिए, है ना।
वर्ल्ड कैसा है, वर्ल्ड है सो स्वीट, बहुत ही प्यारा। अब मीठा नहीं है संसार, आप जीभ लगा करके चेक करोगे तो ये संसार जो है वो मीठा है, मीठा नहीं है, सो स्वीट, क्यूट, जैसे बच्चा क्यूट होता है वैसे प्यारा। तो फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट, बहुत ही प्यारे, सुंदर। स्वीट का एक अर्थ हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, सुंदर भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए, सुंदर संसार के लिए आपको धन्यवाद भगवान। याद रखिएगा किस किस के लिए देता है धन्यवाद। सबसे पहला धन्यवाद ये रहा। सेकंड इसमें थैंक यू गॉड, बहुत ही धन्यवाद गॉड। किसके लिए, फॉर द फूड, किसके लिए, भोजन के लिए। वी ईट, जो हम खाते हैं, वी मतलब हम, ईट मतलब खाते हैं, ठीक है। और द फूड का मतलब भोजन। यहाँ पर द जो है इसका मतलब दैट होता है, यानी कि वह। द का मतलब यहाँ क्या होगा, वह। ये दैट और दिस की शॉर्ट फॉर्म होती है। फॉर द फूड, उस भोजन के लिए जो हम खाते हैं, उसके लिए आपको धन्यवाद ईश्वर। थैंक यू गॉड, धन्यवाद ईश्वर। ये थर्ड टाइम्स, तीसरी बार भगवान को धन्यवाद कह रहा है कवि। फॉर द बर्ड्स, किसके लिए, पक्षियों के लिए, दैट सिंग, जो गाते हैं। यहाँ पर दैट का मतलब वह नहीं होगा, यहाँ दैट का मतलब होगा जो। और सिंग का मीनिंग क्या होता है, गाते हैं। बर्ड्स का मतलब क्या होता है, पक्षी, यानी कि उन पक्षियों के लिए जो गाते हैं, उनके लिए आपको धन्यवाद। फोर्थ टाइम इसमें धन्यवाद है, थैंक यू गॉड, बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर, परमात्मा, भगवान, परमपिता, परमेश्वर, फॉर एवरीथिंग, सब चीज़ों के लिए। देखो सबसे पहले तो जो प्यारा है संसार, उसके लिए धन्यवाद। फिर हम भोजन के लिए जो हम खाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। पक्षी जो गाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। फॉर एवरीथिंग, हर चीज़ जो भी धरती पर है, जो भी ब्रह्मांड में है, जो भी तीनों लोकों में है, जो भी सर्वलोकों में है, उन सब चीज़ों के लिए आपको ईश्वर धन्यवाद। इस तरह से ये कविता है, एक बार मैं पढ़ करके बता देता हूँ, आप साथ साथ पढ़ सकते हैं। थैंक यू गॉड फॉर द वर्ल्ड सो स्वीट, थैंक यू गॉड फॉर द फूड वी ईट, थैंक यू गॉड फॉर द बर्ड्स दैट सिंग, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग। तो इस तरह से ये हो गया। अब राइमिंग इसमें देखो उसी तरह से है कि देखो सबसे पहले यहाँ पर आया स्वीट, फिर आया ईट। तो इसमें देखो ईट आ रहा है, स्वीट, इसमें भी देखो ईट आ रहा है स्वीट में और इस ईट में। इसमें देखो यहाँ आ रहा है इंग, सिंग में क्या आ रहा है, इंग। और यहाँ भी देखो थिंग में क्या आ रहा है, थिंग में भी आ रहा है इंग। तो ये इस तरह से राइमिंग मिल जाती है, कोई भी रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए हम इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, और इसको सी नाम दे देते हैं, और इसको डी नाम दे देते हैं। जब भी हमें ये बतानी है राइम स्कीम, तो इसकी हम क्या बताएंगे, ए मैच करती है बी से और सी मैच करती है डी से। ये इस तरह से हो जाएगा, ए बी पहला, और ये जो 4 लाइन्स होती हैं, ये 4 लाइन्स, इसको हम बोलते हैं स्टेंजा। क्या बोलते हैं, स्टेंजा। 4 लाइन्स। स्टेंजा किसको बोलते हैं, 4 लाइन। जो भी पोइम हो उसकी 4 लाइन्स जो होती है उसको हम स्टेंजा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हु डू यू विश टू थैंक। हु मतलब किसको या कौन, यू विश आप इच्छा करते हो धन्यवाद देने की, मतलब आप किसको धन्यवाद देते हो यहाँ पर, तो गॉड को देते हैं। तो यहाँ पर यू जब भी आंसर देंगे, तब देखो ये प्रश्न वाला तो कहेगा कि तुम, जब हम उत्तर देंगे तो बोलेंगे मैं, यानी कि आई। तो जब भी हम उत्तर देंगे तब हम इसमें बोलेंगे आई। तो इसका आंसर हम देते हैं। देखो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, आई, इनको छोड़ो, आई विश, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई विश टू थैंक, आई विश टू थैंक, ये क्वेश्चन में लिख दिया। अब जिसको धन्यवाद दे रहे हैं ना, उसको हम लिख देंगे गॉड, ठीक है। आई विश टू थैंक गॉड। सेकंड है इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें देखो वाई लिखा, वाई का मीनिंग क्या होता है, क्यों, क्यों। वाई डू यू वॉन्ट थैंक देम, आप उनको क्यों धन्यवाद देना चाहते हो, उनको क्यों धन्यवाद देना चाहते हो, बताओ क्यों धन्यवाद देना चाहते हो। तो हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, फॉर ये लिख देंगे आई, आई यहाँ इनको छोड़ो, यहाँ से लिख देंगे आई वॉन्ट, यू है ना, यू ये तुमको पूछ रहा है, हम जवाब देंगे तो आई लिखेंगे। तो आई वॉन्ट टू थैंक, आई वॉन्ट टू थैंक देम फॉर
अब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर द स्वीट वर्ल्ड, फॉर द स्वीट वर्ल्ड, और क्या था, फूड, फूड, और क्या था, किसके लिए धन्यवाद देते हैं, और देते हैं किसके लिए, बर्ड्स के लिए, बर्ड्स, और किसके लिए, फॉर एवरीथिंग, एंड फॉर एवरीथिंग। ये इसमें हम आंसर दे देंगे। तो आप धन्यवाद क्यों देना चाहते हैं, किस लिए देना चाहते हैं, इन चीज़ों के लिए हम देना चाहते हैं धन्यवाद। ठीक है, स्पीकिंग इसमें है, बोलना है, क्योंकि कविता है, इसमें कविता को बोलेंगे और फिर बच्चे जो है वो भी इसका अनुसरण करते हुए बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ जिस दिन आप करते हो उस दिन की डेट आपको लिख देनी है और यहाँ टीचर जो है उसके सिग्नेचर करवा लेने हैं अपनी वर्कशीट में। ठीक है, नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट जो है ये रही आपकी स्क्रीन पर, वर्कशीट नंबर 3। इसमें क्या करना है आपको, कॉम्पिटेंस इसमें दी हुई है, आइडेंटिफाइज फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स सीन इन पिक्चर्स और अराउंड। ये जो पिक्चर्स दिख रही हैं आपको, इन पिक्चर्स के नेम जो हैं, पहचान करके नेम जो है वो देने हैं। जैसे इसमें यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ ये क्या है, ये क्या है, ये है स्लीपर। तो हमने ये नाम जो है वो यहाँ पर देख लिया कि भाई इसका नाम जो है वो स्लीपर्स है, तो हमने ऊपर लिख दिया SLIPPERS स्लीपर्स। नेक्स्ट इसमें हम अगर हम देखें तो आप पहचान करके बता सकते हैं क्या पिक्चर है इसमें, बिल्कुल सही, हैट। तो हैट इसमें है, नेक्स्ट वर्ड को पहचानिए, ये है ग्लोब। इसको क्या बोलते हैं, ग्लोब। इसमें हम नक्शे वगैरह भारत के धरती की स्थिति जो है वो और विश्व के जितने भी देश हैं उनको, और जो लॉन्गिट्यूड लेफ्टिट्यूड जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो हैं वो देख सकते हैं, और जो वो मध्य रेखा है, कर्क रेखा, मकर रेखा, वो सब हम देख सकते हैं। समुद्र जो है वो, महासागर जो है वो, ये सब हम इस पे ग्लोब पे देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पिक जो है वो है वॉच, बिल्कुल सही, घड़ी। नेक्स्ट देखिए क्या है, घड़ी किस काम में आती है, घड़ी आती है टाइम देखने के काम में। नेक्स्ट क्या है, कैमरा, बिल्कुल सही है, ये कैमरा है और किस काम में आता है, किस काम में आता है, पिक लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखिए क्या है, नेक्स्ट इसमें है हॉस्पिटल। ये क्या है, प्लस का निशान। हमने इस देखो, हम इससे पहचान सकते हैं, ये जो प्लस का निशान होता है ना, ये हॉस्पिटल पे होता है, तो ये हॉस्पिटल है। नेक्स्ट इसमें शूज है, ये लैपटॉप है, बिल्कुल सही, आप फटाफट बता रहे हो, गजब। ये क्या है, ये कूलर है, बिल्कुल कूलर है। नेक्स्ट इसमें देखो क्या है, ये वाटरमेलन है, तरबूज। ये क्या है, ये अलमारी है, अलमीरा इसको बोलते हैं, और ये इसमें बोतल है। ठीक है, ये हो गए सारे के सारे जितने भी वर्ड्स थे वो। नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 4 जो है वो है आपकी स्क्रीन पर। वर्कशीट नंबर 4, सेंस टू द राइम एंड आइडेंटिफाइज राइमिंग वर्ड्स। तो राइमिंग वर्ड्स जो है वो हमें इसमें देखने हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि दूसरी चौथी लाइन जो होती है हर स्टेंजा की, वो मैच करती है। तो अपने को इसमें राइमिंग वर्ड्स जो है वो पहचानने हैं। सबसे पहले क्या करना है कि लिसन टू योर टीचर, अपने अध्यापक को सुनो। रीडिंग द फॉलोइंग राइम, रीडिंग पढ़ते हुए द फॉलोइंग राइम। फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, नीचे लिखी हुई, ये जो राइम है ये वाले फॉलोइंग इसको बोलते हैं, जो नीचे है उसको फॉलोइंग बोलते हैं। राइम का मतलब यहाँ पर ये कविता हो ही गई। एंड आइडेंटिफाई, और पहचान करनी है, क्या करनी है, पहचान द राइमिंग वर्ड्स, जो मिलते हैं एक दूसरे से, जिनकी तुक मिलती हो, तुकबंदी हो, उसको हम यहाँ पर आइडेंटिफाई, पहचान करेंगे। टू राइट इन द गिवन स्पेस, जो स्पेस यहाँ पर दिया हुआ है उस स्पेस में अपने को यहाँ पर लिखना है। इसमें अगर हम देखें तो ऑलरेडी यहाँ पर ये शब्द जो है वो लिखे हुए हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस कविता में क्या लिखा हुआ है। सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल, लोगों का गीत गाओ। वॉकिंग फास्ट और स्लो, ये जो लोग है ना यहाँ पर, इसके ऊपर है ये इससे लिंक, इसको देखते हुए देखना है,
ये। तो सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल, लोगों का एक गीत गाओ। वॉकिंग फास्ट और स्लो, वॉकिंग मतलब, वॉकिंग का मतलब चलते हुए, फास्ट तेज अथवा धीरे, मतलब धीरे चलते हुए या फिर फास्ट चलते हुए लोगों का सिंग अ सॉन्ग, गीत गाओ। पीपल इन द सिटी, पीपल लोग कहाँ पर, उल्टा चलेंगे, इन द सिटी मतलब शहर में, इस तरह से चलेंगे शहर में। तो लोग शहर में, पहले वर्ड को पहले बोलते हैं फिर उल्टा चलना शुरू कर देते हैं, बस यही होता है इसमें। जैसे गाओ, इसको पहले बोल दिया, अभी उल्टा चलेंगे, लोगों का गीत, लोगों का सॉन्ग, लोगों का गाना, गाओ। वॉकिंग चलते हुए, धीरे और तेज, धीरे अथवा तेज। पीपल इन द सिटी, लोग शहर में। अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, दे गो वे जाते हैं, मतलब अप एंड डाउन दे गो का मतलब यहाँ क्या होगा, आते हैं और जाते हैं, आवागमन करते हैं। तो आवागमन करते हैं। पीपल ऑन द साइड वॉक, पीपल ऑन द साइड वॉक, साइड वॉक का मतलब क्या होता है, पगडंडी, जो साइड में चल रहे होते हैं उनका, ये गीत गाने की बात बता रहा है कि उन सब के गीत गाओ। और किसके गीत गाओ, पीपल ऑन द बस, जो लोग बस पर हैं या बस में हैं। पीपल पासिंग पासिंग, पीपल पासिंग पासिंग, जो गुजर रहे हैं। पासिंग इन बैक एंड फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने या फिर हमारे पीछे जो गुजर रहे हैं या चल रहे हैं। पीपल ऑन द बस स्टैंड, पीपल कौन से पीपल, बस स्टैंड पर जो हैं। सम सिटिंग ऑन द ग्राउंड, कुछ जो बैठे हुए हैं ग्राउंड पर। पीपल राइडिंग बाइक्स, जो पीपल राइडिंग कर रहे हैं बाइक से, यानी कि बाइक चला रहे हैं। राउंड एंड राउंड एंड राउंड, गोल 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 गोल, इस तरह से। तो ये इसमें ये पोइम थी लोगों के ऊपर कि किस तरह के लोग जो हैं बैठे हैं, खड़े हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आते जाते, जो तेज चल रहे हैं, जो धीमे चल रहे हैं, जो बाइक पे हैं, जो ज़मीन पे बैठे हुए हैं, बस स्टैंड पे हैं, हमारे सामने हैं, हमारे पीछे हैं, ये चारों तरफ के जितने भी लोग हैं, है ना, ये सारे के सारे लोग। राउंड का मतलब चारों ओर भी होता है, हमारे चारों ओर, हमारे चारों ओर, हमारे चारों ओर, और गोल 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 भी होता है। तो ये चारों ओर आसपास के जितने भी लोग हैं, हम जिनको देख सकते हैं, उनकी बात यहाँ पर हो रही है, उनके ऊपर गीत गाओ, ये यहाँ पर हो गया। तो ये जो पिक थी ये सपोर्ट है अपने इस कविता को समझने के लिए। राइट सम राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द राइम, अब यहाँ राइमिंग वर्ड्स जो है वो लिखने हैं किससे, इस राइम में से। सबसे पहला जो लाइन है इसमें कौन सी है, स्लो, तो ये हमने देखो स्लो लिख दिया। इसकी मैच, ये किससे मैच कर रहा है, गो से, तो ये हमने गो यहाँ पर लिख दिया। ओ दोनों में ही आ रहा है, आओ आओ। फिर इसमें क्या है, फिर इसमें है वॉक, इससे मैच कोई नहीं कर रही, इसको छोड़ते हैं। बस, इसमें यहाँ पर क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है बस, बस इसमें आ रहा है। बस के बाद में यहाँ क्या आ रहा है, बस के बाद में आ रहा है अस, तो बस और अस, ये रहा बस और ये रहा। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, इसमें आ रहा है ग्राउंड और राउंड, तो ये यहाँ पर आ गया इसमें ग्राउंड और राउंड, ये हमने राइम जो है वो मिला दी। ये खाली जगह में आप लोगों को लिखना। नेक्स्ट बॉक्स जो है इसमें दिया हुआ है, राइट सम अपोजिट वर्ड्स फ्रॉम राइम। अपोजिट यानी कि विपरीतार्थक शब्द जो है, अपोजिट वर्ड जो है, विलोम शब्द जिसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसको बोलेंगे विलोम शब्द। तो जो विलोम शब्द हैं उन विलोम शब्दों को यहाँ पर लिखना है। तो इसमें विलोम शब्द कौन कौन से प्रयुक्त हुए हैं, सबसे पहले तो इसमें प्रयुक्त हुआ है विलोम का, यहाँ पर देखो फास्ट, फास्ट का विलोम क्या होता है, स्लो। तो फास्ट और स्लो ये है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया फास्ट और यहाँ लिख दिया स्लो। और इसमें हम देखते हैं, इसमें एक दिया हुआ यहाँ पर अप, अप का क्या होता है ऊपर, और डाउन का क्या होता है नीचे, तो अप का क्या हो जाएगा डाउन। इसी तरह से एक यहाँ पर दिया हुआ है बैक, पीछे, फ्रंट, सामने, तो ये तो बैक हो गया पीछे, ये फ्रंट हो गया सामने। इस तरह से पूरी कविता में ये जो दिए हुए हैं, एक अगर हम देखें तो यहाँ पर ये भी है, सीट जो है ये, एक ये स्टैंड है, तो सीट जो है इसका क्या होता है बैठना इसका, और इसका क्या हो जाएगा स्टैंड का खड़ा होना। तो इसमें तो सिट डाउन लगता है, स्टैंड क्योंकि ऊपर होते हैं हम खड़े तो अप लग जाता है, सिट डाउन और स्टैंड अप, ये इस वजह से लगता है। वो उसमें राइटिंग जो है वो दी हुई है, टीचर इंस्ट्रक्शन इसमें दिया हुआ है। द टीचर विल रीड अलाउड द राइम विद प्रॉपर इंटोनेशन। द टीचर विल हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड राइमिंग वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर साउंड्स। तो ध्वनियों के आधार पर ये राइमिंग वर्ड्स जो है वो यहाँ पर हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट 5th की तरफ हम बढ़ते हैं।
ये नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 5 है। कॉम्पिटेंसी इसमें दी हुई है, आइडेंटिफाइज एडजेक्टिव्स अप्रोप्रिएटली, यानी कि विशेषण शब्द जो होते हैं उनको अप्रोप्रिएटली, शुद्ध तरीके से, सही तरीके से अपने को पहचानना है। उचित जो विशेषण शब्द हैं उनको फिल इन द ब्लैंक्स विद द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो होते हैं इन्हीं को हम एडजेक्टिव कहते हैं, यानी कि एडजेक्टिव जो होता है इसको एडजेक्टिव की जो परिभाषा होती है वो भी यही होती है कि एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स। ठीक है, तो इसमें एडजेक्टिव जो होता है वो इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है। जैसे योर बैग इज़ टू हैवी, यहाँ पर पहला एडजेक्टिव यहाँ पर लग गया, योर बैग इज हैवी, भारी होता है ना बैग भारी होता है, तो इसमें ये हैवी जो है ये हमने यहाँ पर लिख दिया। सेकंड, इसमें देखो नाइफ जो होता है वो क्या होता है, तेज होता है, धारदार होता है, तो इसमें शार्प आ गया, तो यहाँ से हमने ये शार्प जो है वो ले लिया। थर्ड, इसमें देखते हैं हर रूम इज सो क्लीन, उसका रूम जो है वो बहुत ही ज़्यादा साफ है, बहुत साफ है उसका रूम को कोई भी गंदा नहीं रखता, सब के सब जो है वो रूम को क्लीन रखते हैं। नेक्स्ट, इसमें देखो माई सिस्टर्स हेयर आर करली, करली का मतलब क्या होता है, देखो इनके मतलब भी लिखवा देता हूँ मैं। हैवी जो होता है इसका मीनिंग होता है भारी, शार्प का मतलब जो होता है वो होता है तेज या धारदार, और क्लीन जो है, क्लीन का मतलब होता है साफ, यहाँ पर साफ सुथरा जो है। करली का मतलब यहाँ पर होता है घुंघराले, करली का मतलब क्या होता है घुंघराले इस तरह से। बाल होते हैं ना, बल खाए हुए बाल जो होते हैं उनको घुंघराले बोलते हैं, ये घुंघराले बाल है। इसी तरह से आई डोंट लाइक, यहाँ पर दिया हुआ है गंदी गली जो होती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा डर्टी। डर्टी का मतलब क्या होता है, डर्टी का मतलब होता है गंदा। ऑल टीचर्स इन माई स्कूल आर, यहाँ पर लिखा हुआ कि जितने भी टीचर्स हैं मेरी स्कूल में वो सब के सब क्या हैं, वो सब के सब क्या हैं, हेल्पफुल हैं, मतलब मददगार हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा मददगार। हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो सब के सब टीचर जो हैं वो क्या हैं, वो हेल्पफुल हैं। नेक्स्ट, इसमें हम देखते हैं महाराणा कुंभा वोजे, महाराणा कुंभा जो है वो राजा थे। कैसे राजा थे, राजा सारे के सारे महान होते हैं, तो बहादुर होते हैं, महान होते हैं। तो ब्रेव इसमें आ गया, ब्रेव का मतलब यहाँ पर होगा बहादुर, यानी कि महाराणा प्रताप जो है वो बहादुर राजा थे। ऑल यानी कि सभी सैनिक जो हैं ये, और सैनिक जो होते हैं वो बहादुर भी होते हैं और महान भी होते हैं। अब इसमें देखो दो चीज़ें हैं, महाराणा कुंभा वो जो यहाँ पर ग्रेट भी हो सकता है। देखो मैंने दो चीज़ें बताई थी कि महान राजा जो है वो महान भी होता है और बहादुर भी होता है, और जो सेना होती है वो भी क्या होती है, ग्रेट भी होती है और ब्रेव भी होती है। तो इनमें आपको यहाँ ब्रेव भी लिख सकते हो, बहादुर, ब्रेव सोल्जर्स। ठीक है, ऑल ब्रेव सोल्जर, सभी बहादुर सैनिक, और महान सैनिक भी होते हैं, महान भी होते हैं सैनिक। तो यहाँ इसमें तो ग्रेट आप कर सकते हो, ब्रेव भी कर सकते हो और ग्रेट भी कर सकते हो। इसमें अगर ग्रेट करते हो तो इसमें फिर ब्रेव कर देना, इसमें ब्रेव करते हो तो इसमें ग्रेट कर देना, एक ही बात। दोनों शब्द जो हैं वो इन दोनों जगह पर आ सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको यहाँ पर अगर आप ब्रेव भरना चाहे तो ब्रेव भर दें, नहीं तो ग्रेट भर दें। इसमें आप ग्रेट भरना चाहे तो भर दें, नहीं तो ब्रेव भर दें। ठीक है, बहादुर सैनिक जो होते हैं वो बहादुर होते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। द सनलाइट इज सो, यानी कि सूर्य, सन मतलब सूर्य, लाइट का मतलब प्रकाश, तो सूर्य का प्रकाश जो है वो बहुत ही कैसा होता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है वो बहुत ही ब्राइट होता है, चमकीला होता है। ब्राइट का मतलब यहाँ क्या होता है, चमकदार या चमक वाला, चमकदार। वीनू है वीनू के पास में क्या है, ड्रेस है। कैसी है वो ड्रेस, रेड ड्रेस हो सकती है, ब्लैक हो सकती है। यहाँ पर इसमें वर्ड जो है अपने को इसमें से ढूंढना है, यहाँ पर जो दिए हुए हैं अपने मनमर्जी से नहीं करना है। तो ये रेड जो है ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। ये फंक्शनल ग्रामर थी, इसमें हमने एडजेक्टिव का प्रयोग करना सीखा था, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का। अब ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो होते हैं वो कहाँ प्रयुक्त होते हैं ये भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। डिस्क्राइबिंग वर्ड जो होते हैं वो नाउन के लिए प्रयुक्त होते हैं, ज़्यादातर ये अपने नाउन के पहले प्रयुक्त होते हैं। यहाँ कोई वर्ड है इसमें है नहीं, इसमें जो सब्जेक्ट दिया हुआ रहता है, ये जो बैग है इसको ये डिस्क्राइब करता है, यानी कि हैवी है तो हैवी क्या है, बैग है ना। यहाँ नाइफ है तो नाइफ को रिलेटेड करेगा कि नाइफ जो है वो कैसा है, धारदार। यहाँ पर जो रूम है
ये रूम कैसा है कि क्लीन है। यहाँ पर बाल जो हैं, बाल कैसे हैं, कर्ली है। यानी कि इसमें जितनी भी हैं वो सारी की सारी क्वालिटीज़ दी हुई हैं। अगर आप सेंटेंस से पूछेंगे हाउ यानी कि कैसे, तो ये अपने आप ही जवाब आ जाएगा क्वालिटी का, गुण का। तो कैसे है, कैसा वर्ड आप अगर आप नाउन में जोड़ेंगे अपने आप वो बता देगा कि एडजेक्टिव इसमें क्या है। जैसे यहाँ पर है तो बैग है, बैग कैसा है, भारी है। नाइफ कैसा है, धारदार है। रूम कैसा है कि साफ है। बाल कैसे हैं, करली हैं। गली कैसी है कि गंदी है। और स्कूल में जो टीचर्स हैं वो कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं कि हेल्पफुल हैं। मारणा कुंभा कैसा है कि महान है, मतलब ग्रेट है। यहाँ पर हम क्या लिख दें हमने, ग्रेट। और ऑल यहाँ पर सैनिक जो है, सैनिक कैसे हैं, वो हैं ब्रेव। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, हमने लिख दिया ब्रेव। द सनलाइट इज सो ब्राइट, सूर्य की जो रोशनी है वो कैसी है, वो चमकदार है। विनू है जो, विनू के पास जो ड्रेस है वो ड्रेस कैसी है, रेड। देखो कैसा और कैसी हमने जब लगाया तो एडजेक्टिव अपने आप सामने आ गया। किसी भी सेंटेंस में डिस्क्राइबिंग वर्ड जानने के लिए उसमें कैसा जोड़ो, क्वालिटी उसमें बाहर, गुण जो है वो जितने भी वो आ जाएंगे। और फिर इसमें कैसा के बाद में अगर कितने लगाओगे तो फिर ये तो है मात्रा और संख्या, ये एडजेक्टिव्स के प्रकार हो जाएंगे, हम उन पे नहीं जाएंगे। हमें सिर्फ यहाँ पर गुणवाचक विशेषण जो है वो हमने देखा है, क्वालिटी। तो क्वालिटी हम इस तरह से कैसा हो या कैसी लगा करके जान सकते हैं। नेक्स्ट इसमें फंक्शनल ग्रामर हमने पढ़ा था, एडजेक्टिव। नेक्स्ट वर्कशीट की तरफ बढ़ते हैं। वर्कशीट नंबर 6, वर्कशीट नंबर 6 ये आपकी स्क्रीन पर कॉम्पिटेंसी इसमें लिसन्स टू इंस्ट्रक्शंस एंड ड्रॉज अप्रोप्रिएटली। इंस्ट्रक्शंस जो है उनको पढ़िए और ड्रॉज यहाँ पर आपको पिक्चर बनानी है। लिसन टू योर टीचर, अपने अध्यापक को सुनिए। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, इन जो ये जितने भी सेंटेंसेज यहाँ पर दिए हुए हैं ये वाले, इन सेंटेंसेज को पढ़ो एंड ड्रॉ पिक्चर्स। और यहाँ आपको पिक्चर्स जो है वो बनानी है, ड्रॉ करनी है। तो चलिए हम पिक्चर ड्रॉ करने के लिए चलते हैं। यहाँ पर द कैट इज़ ऑन द मैट, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक मैट बिछानी है और इस मैट के ऊपर में आपको यहाँ पर क्या बिठानी है, कैट। ठीक है, तो कैट यानी कि बिल्ली, बिल्ली ऑन द मैट, चटाई के ऊपर जो है वो बिल्ली है। तो ये चटाई के ऊपर बिल्ली हमने बैठा दी। इस तरह से आपको यहाँ पिक बनानी है, इसको देख देख करके। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। देयर आर 2 बॉल्स, तो यहाँ पर ये रही 2 बॉल्स, इस तरह से आपको पिक बनानी है। नेक्स्ट सेंटेंस इसमें है दिस इज़ अ बिग बास्केट। दिस इज़, यह है क्या, कैसी है, बिग यानी कि बड़ी। बास्केट का मतलब क्या होता है, टोकरी। देखते हैं क्या आता है। दिस इज़ अ बिग बास्केट, ये जो है ये यहाँ पर इसकी तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि दिस इज अ बिग बास्केट। छोटी नहीं है, स्मॉल नहीं है, बिग है ना। बास्केट कैसी है, बिग है। तो द बॉक्स इज ऑन द टेबल, ये नेक्स्ट सेंटेंस है, अपने यहाँ पर लिखा हुआ है द बॉक्स इज ऑन द टेबल। तो इसको हम देख लेते हैं, द बॉक्स इज ऑन द टेबल को। ये देखो, ये टेबल है यहाँ पर, ये क्या है, ये टेबल है, इसको हम टेबल बोलेंगे। और ये क्या है, ये बॉक्स है। और ये जो बॉक्स है वो कहाँ है, ऑन द टेबल, यानी कि ऑन कहाँ लगेगा, टेबल पर। उल्टा चलते हैं इसमें, इस तरह से ऑन द टेबल मतलब टेबल पर। तो इसमें भी तो यही आ रहा है ना, ऑन द टेबल। देखो ये रहा ऑन द टेबल। तो इस तरफ चलेंगे यूँ, इस तरह से अर्थ इस तरफ लगाएंगे। तो मेज पर, ऑन द टेबल, मेज पर। ऑन द बुक, तो किताब पर, पुस्तक पर। ऑन द वॉल, तो दीवार पर। ठीक है, ऑन द कंप्यूटर, तो कंप्यूटर पर। बॉक्स जो है वो कंप्यूटर पर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है दैट इज अ बिग ग्रीन ट्री। बिग, देखो दैट इज वह है, बिग बड़ा, ग्रीन हरा, ट्री मतलब पेड़। तो बिग ग्रीन ट्री बनाना है, हरा, बड़ा हरा पेड़। सब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ये है कि पेड़ जो है वो पेड़ कैसा है कि हरा है, और कैसा है कि बड़ा है। तो 2 हो गए इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड, बिग और ग्रीन। नाउन जो होता है संज्ञा यानी कि वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जानवर, उसमें यदि आप कैसा वर्ड लगाओगे तो ये जो जवाब आएगा वही डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी कि एडजेक्टिव होगा। दैट इज अ बिग ग्रीन ट्री हो गया। अब इसमें देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ आई एम सैड, मैं दुखी हूँ, उदास हूँ। तो उदास के लिए उदास वाला ये इमोजी बना देंगे, इस तरह से मुंह लटका हुआ। देखो ये तो हो गई आंखें, और यूँ मुंह लटका देंगे यूँ ये से, तो ये उदास वाला बन जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखते हैं दीज आर 4 कप्स। दीज आर 4 कप्स, कितने हैं। मैंने भी बताया था कि अगर आप कितने वर्ड भी लगाते हो, कितने, तो जब जवाब आता है तो वो भी एडजेक्टिव होता है, यानी कि संख्या आएगी, या तो संख्या आएगी, नहीं तो क्या आएगी, नहीं तो मात्रा आएगी। तो ये भी डिस्क्राइबिंग वर्ड ही होता है जो बताता है कि भाई संख्या कितनी है नाउन की। कप इसमें लिखा हुआ है, कप की संख्या कितनी है, 4, तो 4 यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया। कप कितने लगाओगे तो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड ही
होगा। तो कितने कप्स हैं? 4 हैं। तो ये 4 वर्ड जो है वो क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी कि एडजेक्टिव हो गया। इट्स अ केक, यह केक है, यानी कि केक की पिक बनानी है आपको। ये रहा केक, डिलीशियस केक। आप हैप्पी बर्थडे जब मनाते हो तब आप लेकर के आते हो केक। नेक्स्ट इसमें है द रेट इज इन द हाउस। द रेट यानी कि चूहा कहाँ है? इज कहाँ है? इन द हाउस। जैसे ऑन लगाओगे तो घर पर, अगर यहाँ ऑन लगा दोगे ऑन द हाउस तो घर पर, इन लगा दोगे तो अंदर। तो ये डिपेंड करता है आप इन लगाते हो कि ऑन लगाते हो। इन का मतलब अंदर, तो घर के अंदर चूहा है। तो देखते हैं चूहा घर के अंदर कैसे है। ये देखो, ये पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ घर है और ये यहाँ पर चूहा बना हुआ। तो घर के अंदर चूहा, द रेट इज इन द हाउस। इस तरह से वर्कशीट नंबर 6 हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कशीट 7 की तरफ। ये आपकी स्क्रीन पर रही वर्कशीट नंबर 7। कॉम्पिटेंसी इसमें है इन्फर्स द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स बाय रीडिंग देम कॉन्टेक्स्ट। इनका जो संदर्भ दिया हुआ है उस संदर्भ को पढ़ करके आपको जो अनफेमिलियर वर्ड्स हैं उनका मीनिंग जो है वो आपको यहाँ पर लगाना है। मैच द गिवन पिक्चर्स विद द कोरेस्पॉन्डिंग सेंटेंसेस। जो वाक्य दिए हुए हैं इन पिक्चर्स से संबंधित उनको आपको मैच करवाना है। तो यहाँ पर ये पिक्चर्स दी हुई हैं, ये पिक्चर्स हैं और ये सेंटेंस है। तो कौन से सेंटेंस है, कौन सी पिक्चर मैच करवाओगे? सबसे पहले हम जो सेंटेंस नंबर 1 है वो देख लेते हैं। द ट्रेश वॉज लाइंग अराउंड इन माई रूम। तो इससे कौन सा सेंटेंस मिल रहा है? देखो ये रहा यहाँ पर, रूम यहाँ पर बना हुआ है और ये जो बिखरे पड़े हैं सामान वगैरह जो बिखरा पड़ा है, ठीक है, चारों ओर जो है वो बिखरा पड़ा है कमरे में सामान। दूसरा हम देखते हैं आई ब्लेम्ड सीनू फॉर मेकिंग अस लॉस क्रिकेट मैच। तो इसमें इसका मतलब देखो, ब्लेम कर रहा हूँ मैं आई मतलब मैं ब्लेम किया, मैंने ब्लेम किया किसको दोष दिया? सीनू को। किसको दोष दिया? सीनू को दोष दिया। फॉर मेकिंग अस लॉस, हमें हराने का क्या हराने का? क्रिकेट मैच, ठीक है। मेकिंग अस लॉस का मतलब क्या होता है? हारना। और मेक, जब भी मेक लगा दोगे पॉजिटिव वर्ब तो इसका मतलब हो जाएगा हराना। जैसे मेक अस लाफ का मतलब हंसना होता है, मेक लगा दोगे मेकिंग अस लाफ तो फिर हो जाएगा हंसवाना, ठीक है, हंसाना या हंसवाना। तो मेकिंग अस लॉस, हमें हराने के लिए क्रिकेट मैच हमने किसको दोष दिया, किसको ब्लेम दिया? सीनू को ब्लेम किया। नेक्स्ट इसमें देखते हैं आई हैव अ ब्लैक कार। मेरे पास है क्या है? ब्लैक कार है। तो ब्लैक कार देखो इससे मैच करवा दो, ये ब्लैक कार इससे मैच हो गया। नेक्स्ट है इसमें हम यहाँ पर देखते हैं आई विल बाई, मैं खरीदूंगा। विल जब भी लगा देते हो तो गा गे गी लग जाता है। विल बाई खरीदूंगा, और विल ईट खाऊंगा, विल ड्रिंक पीऊंगा, विल रन दौड़ूंगा, विल सिट बैठूंगा, विल स्टैंड अप खड़ा हो जाऊंगा, विल राइट लिखूंगा, विल रीड पढ़ूंगा। तो विल जैसे ही लगा देते हो तो ये इस तरह से ये गा गे गी लग जाता है। आई विल बाई क्या खरीदूंगा? अ न्यू ब्रूम। ब्रूम किसको बोलते हैं? ब्रूम बोलते हैं झाड़ू को। किसको बोलते हैं? ब्रूम बोलते हैं झाड़ू को। एंड और स्वीप द फ्लोर। स्वीप का मतलब होता है झाड़ू लगाना। जैसे ये तो यहाँ पर क्या हो गया? ये तो हो गया फ्लोर और इस पे ये स्वीप कर रहा है यानी कि झाड़ू लगा रहा है। और ये जो झाड़ू है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रूम, ठीक है। ये आई है ही, तो आई विल बाई अ ब्रूम। अब आई विल बाई अ ब्रूम किसके लिए खरीदूंगा? एंड स्वीप द फ्लोर, और स्वीप करूंगा मतलब झाड़ू लगाऊंगा फ्लोर पे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं आई हैव, मेरे पास है मैनी एप्पल्स, बहुत सारे सेब। देखो सेब कहाँ दिख रहे? ये रहे, मुझे दिख रहे ये रहे। आगे पढ़ो क्या है? इन माई बास्केट, ये रही बास्केट और सेब जो है वो इसके अंदर है ना। तो इसको इससे मैच करवा देंगे, तो ये इससे हो जाएगी मैच। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इस तरफ। देयर इज अ कोबवेब, मकड़ी का जाला। ऑन दैट वॉल, उस दीवार पर। उस दीवार पर क्या है? कोबवेब है, मकड़ी का जाला है। कहाँ दिख रहा है? देखो ये गई वो गई, ये रहा, ये मकड़ी का जाला। ये इसको इससे मैच करवा दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें लिखा माई ब्रदर लव्स टू स्वीप द फ्लोर। मेरा जो भाई है वो फर्श को स्वीप, मतलब माई ब्रदर लव्स टू स्वीप द फ्लोर। मेरे भाई को स्वीप करना पसंद है फ्लोर को। मैंने इसका एक्सप्लेन कर दिया था आई विल बाई ए न्यू। यहाँ इसका मैच इससे करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि झाड़ू की बात चली थी ना, तो झाड़ू यहाँ पर होगा। इसको इससे मैच करेंगे। यहाँ पर ये तीर का निशान देख लीजिए, ठीक है, बिल्कुल।
तो इस तरह से आपका ये हो जाती है वर्कशीट नंबर 7। नेक्स्ट है अपने असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट हम देख लेते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट में टिक मार्क लगाना है किसके, द वर्ड दैट रिलेट्स टू द थीम ग्रामीण ओलंपिक। अभी जो ग्रामीण ओलंपिक हुए थे उनकी विषय वस्तु से मिलता हुआ शब्द जो है वो हम इसमें लगाएंगे। देखो दिवाली, इसका कोई ग्रामीण ओलंपिक से कोई मतलब ही नहीं है। कलर्स, रंगों का कोई मतलब नहीं है। गेम्स का मतलब है, बिल्कुल खेल हुए थे, हंगरी का कोई मतलब नहीं है। गेम्स हुए थे और ग्रामीण ओलंपिक में क्या हुआ था, ग्रामीण ओलंपिक में खेल हुए थे और खेलों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गेम्स बोलते हैं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ये गेम्स। तो टिक मार्क जो है वो यहाँ पर हमने लगा दिया। नेक्स्ट इसमें स्नेक है, बिल्कुल स्नेक दिख रहा है, तो स्नेक के सामने टिक मार्क लगाना है, यहाँ पर हमने लगा दिया, ये स्नेक है। तो थर्ड इसमें टिक द करेक्ट राइमिंग वर्ड फॉर द वर्ड टाइम। टाइम से रिलेटेड वर्ड जो है वो देखना। क्लॉक, टाइम में नहीं मिल रहा। क्राइम, टाइम। आइम, आइम, इसमें आइम आ रहा है, देखो क्राइम, करा, कैर और आ, रा को छोड़ दें, लास्ट में क्या आ रहा है, आइम। स्वर को पकड़ना आपको। तो इसमें क्या आ रहा है, देखो टे को छोड़ दो, फिर क्या आ रहा है, टाइम। आइम इसमें, राइम इसमें। तो मैच इसमें क्या कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है क्राइम। चौथा देखते हैं, फोर्थ वन, द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। जो वाक्य दिया हुआ है उसके लिए करेक्ट एडजेक्टिव कौन सा होगा। वाक्य क्या है, वाक्य है आई रियली इंजॉयड ईटिंग द जलेबी, यानी जलेबी खाने का बहुत ही बढ़िया आनंद लिया। इट वॉज सो, यह थी बहुत, कैसी थी, मसालेदार थी, कड़वी थी, बिटर। देखो स्पाइसी का मतलब क्या होता है, स्पाइसी का मतलब होता है मसालेदार। स्पाइसी का मतलब क्या होता है, मसालेदार। और जो डिलीशियस है, डिलीशियस का मतलब क्या होता है, डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। क्या होता है, स्वादिष्ट। बिटर, बिटर का मतलब क्या होता है, बिटर का मतलब होता है कड़वा। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा, महंगी। तो आनंद लिया तो स्वादिष्ट जलेबियों का लिया ना, जलेबियां स्वादिष्ट थी। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, डिलीशियस। ठीक है, डिलीशियस का मतलब होता है स्वादिष्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ पिक्चर। पिक्चर जो है ड्रॉ करनी है, मतलब बनानी है। क्या बनानी है, पिक्चर फॉर द गिवन सेंटेंस, जिसमें ये सेंटेंस जो है ये दिया हुआ, इसकी पिक्चर यहाँ पर बनानी है। सेंटेंस क्या है, द पीपल इज केप्ट ऑन द एप्पल, सॉरी द एप्पल इज केप्ट ऑन द टेबल, यानी कि टेबल के ऊपर रखे जाते हैं सेब। पिक्चर जो है वो इस तरह की हो जाएगी। ये टेबल हो गई और ये यहाँ पर सेब हो गया। ठीक है, एक ही एप्पल है यहाँ पर, इसमें भी एक ही एप्पल दिया हुआ, एप्पल्स थोड़ी दिए हुए हैं यहाँ पर, एक ही एप्पल है, तो हमने एप्पल यहाँ पर रख दिया। द ऑपोजिट वर्ड ऑफ सिट। सिट का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, सिट का ऑपोजिट वर्ड होता है स्टैंड। ठीक है, सातवां इसमें है, क्योंकि हमने ये पोइम में पढ़ा था सिट एंड स्टैंड। सातवां इसमें मैच द करेक्ट सेंटेंस विथ द गिवन पिक्चर। ये जो पिक्चर दी हुई है इसका करेक्ट सेंटेंस इनमें से ढूंढना है। मतलब देखते हैं क्या क्या होता है। द प्रिंसिपल गिव्स अस ए स्पीच। अब यहाँ प्रिंसिपल का कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तो ये यहाँ पर सही नहीं होगा। देर आर मेनी फ्लावर्स इन द गार्डन। गार्डन में, बगीचे में बहुत सारे फूल हैं, फ्लावर्स है। ये भी इसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ अपने को फ्लावर्स फूल नहीं दिख रहे, गार्डन भी नहीं दिख रहा। नेक्स्ट इसमें कदम इज रनिंग वेरी फास्ट। कदम जो है वो बहुत तेज दौड़ रहा है, इसमें वो दौड़ने वाली कदम वाली वो बात ही नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है गोरी एंड आयुष। हाँ, ये बात थोड़ी सी चल सकती है कि ये लड़की है गोरी और ये लड़का है आयुष। आगे देखते क्या, आर टॉकिंग, ये पढ़ रहे हैं विथ ईच अदर, ये बात कर रहे हैं। टॉकिंग का मतलब बात कर रहे हैं। टू होता है यहाँ पर, टॉकिंग टू ईच अदर, तो कोई बात नहीं। टॉकिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये पहले से ही छपा हुआ है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं बनाया है। विथ मैंने नहीं लगाया, पहले से लगाया हुआ है। इसमें टू हो सकता है। आठवां इसमें है रीडिंग द लाइन्स। रीड द लाइन्स, रीड द लाइन्स, इन लाइन्स को पढ़ो ऑफ द गिवन पोइम, जो पोइम दी हुई है। एंड आंसर द क्वेश्चंस, और ये जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके आंसर देने हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो चमको चमको छोटे तारे, हाउ आई वंडर, ओ हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, मुझे आश्चर्य है, तुम देखो कितने मस्त लग रहे हो। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, मतलब मुझे आश्चर्य है, तुम कैसे दिखते हो, तुम क्या हो। अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, विश्व में सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा, ऊपर, बहुत ऊपर। लाइक अ डायमंड इन द स्काई, जैसे कि आसमान में कोई हीरा चमक रहा हो, आसमान में हीरे की तरह।
तो यू सी स्टार्स व्हेन यू लुक अप एट द स्काई, आपको तारे नज़र आते हैं जब आप इस आसमान की तरफ देखते हैं। यू सी, तुम देखते हो, स्टार्स मतलब तारे, व्हेन जब तुम लुक अप ऊपर देखते हो, एट द स्काई आसमान में। नेम 3 थिंग्स, तो 3 चीज़ों के नाम बताने हैं। नेम मतलब नाम बताइए। 3 थिंग्स दैट जो यू विल सी, तुम देखोगे, इफ़ यू लुक एट योर स्कूल ग्राउंड, स्कूल ग्राउंड की तरफ यदि तुम देखोगे तो कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देंगी, उनमें से 3 चीज़ों के नाम जो है वो यहाँ पर लिखने हैं। आप बताओ, सोच सकते हो सबसे पहली चीज़ क्या हो सकती है? सबसे पहली चीज़ क्या हो सकती है? सबसे पहली चीज़ हो सकती है प्ले ग्राउंड, बिल्कुल खेल का मैदान दिखता है सबसे पहले। फिर वेरी गुड, क्लासरूम्स। उसके बाद बेल, स्कूल की जो घंटी होती है वो नज़र आती है। इलेक्ट्रॉनिक बेल होती है वो आजकल अंदर रखी जाती है, फिर भी इलेक्ट्रॉनिक बेल जो है, क्योंकि हमें वो चीज़ें बतानी है, उनमें से एक चीज़ बतानी है जो आप लोग स्कूल में देखते हो। अगर आप स्कूल ग्राउंड में देखें तो वहाँ पर वाटर जो टैंक होता है, वाटर टैप होता है, वो भी देख सकते हो। ट्रीज जो होते हैं, ट्रीज आप देख सकते हो, ट्रीज देख सकते हो, ठीक है। और क्या हो सकता है? और वाटर टैंक देख सकते हो, वाटर टैंक। और क्या देख सकते हो? प्रेयर ग्राउंड देख सकते हो, प्रेयर ग्राउंड होता है वो आप लोग वहाँ पर देख सकते हो। स्कूल का जो मेन गेट होता है वो देख सकते हो। वाटर टैप्स जो होती हैं, पानी की टोंटियाँ, वो देख सकते हो। टीचर्स को देख सकते हो, स्टूडेंट्स को देख सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बैग हो जाता है, फर्नीचर हो जाता है, टेबल हो जाती है, बेंच हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें स्कूल में, तो बहुत दुनिया भर की चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो आपका हो गया कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद अगर आपको आता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और शेयर आपको बिल्कुल करना है। आपके 6ठी और 7वीं में अगर कोई बच्चे पढ़ते हैं तो एक जानकारी और दे देता हूँ कि 6ठी, 7वीं, 8वीं से लेकर के 12वीं तक जो भी NCERT की जो बुक्स हैं इंग्लिश की, वो सारी की सारी यहाँ पर आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल शेयर करो, लाइक तो आपको करना ही चाहिए। कमेंट भी आप करो कि आप किस तरह के वीडियोस जो हैं वो देखना पसंद करते हैं, और किन किन सब्जेक्ट्स पे, कौन कौन सी टॉपिक पे, ग्रामेटिकल टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, बिल्कुल आपको कमेंट में करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।